हेलो एवरीवन। आज हम लोग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ जोड़ अथवा योग है। जोड़ अथवा योग मतलब किन्हीं दो वर्णों को जोड़ा जाता है संधि में। जोड़ दो प्रकार के होते हैं। यदि वर्णों का जोड़ होगा तो वहाँ संधि होगी, और यदि पदों का जोड़ होगा तो वहाँ समास बनता है। समास के विषय में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप लोग समास को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे समास के विषय में चर्चा नहीं करूँगी। तो वर्ण के विषय में मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ण क्या है। जैसे राम, राम दो अक्षर रा और म से मिलकर बना है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि राम में कितने वर्ण हैं, तो हम कहेंगे राम में 4 वर्ण हैं, क्योंकि रा जो शब्द है रा, उसमें र और आ रहा है, और म में भी म और आ रहा है। तो इस प्रकार राम शब्द 2 अक्षर रा और म और 4 वर्णों रा अ म अ से मिलकर बना है। तो संधि की परिभाषा जान लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको नोटिस करना है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण मतलब दूसरा जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण का मेल होता है। और वो दोनों वर्ण कैसे होते हैं? समीपवर्ती। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, मैंने आपको विकार का मतलब बताया कि परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। तो आइए जानते हैं कैसे। देवधन आलय, तो पहले शब्द देव का अंतिम वर्ण व आलय का आदि वर्ण आ मिलकर देवालय हो जाएगा। जगत धन नाथ, तो जगत का अंतिम वर्ण त व नाथ का आदि वर्ण ना मिलकर जगन्नाथ बनाता है। तो जैसे एग्जाम में देता है ना कि देवालय का संधि विच्छेद कीजिए, या निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद चुनिए देवालय का। तो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि के नियमों से जैसे हम देवालय से ही समझ लेते हैं कि देवधन आलय से देवालय बना। तो संधि के नियमों से देव और आलय आपस में योग करके या जुड़कर देवालय बनाए। अब इसी देवालय को मूल अवस्था में जब हम ले आएंगे तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे। मूल अवस्था क्या है? देवधन आलय। उदाहरण: परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी। अंतःकरण, अंतःधन करण। वागीश, वाक धन ईश। तो ये 3 मैंने आपको संधि विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए हैं। संधि के भेद, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के विषय में आइए हम जाने क्या है। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे नवधन आगत में जो पहला वर्ण है नव, उसका देखिए वह जो है वो अस्वर वाला है। ठीक है, पहले वर्ण का यदि स्वर वर्ण हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। तो यहाँ नवधन आगत में नव का जो व है वो अस्वर वाला है। व्यंजन संधि, यदि संधि का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि होता है। जैसे वाक धन ईश, वागीश। संधि का पहला वर्ण क व्यंजन वर्ण है। स्वर और व्यंजन के विषय में मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ओ औ। ठीक है, और व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ अंग। ठीक है, तो संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण मतलब जैसे नवागत में व आ रहा है आपका अस्वर वाला है तो स्वर संधि, और यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होता है। जैसे मनः, तो न में ह लगा है ना, विसर्ग। धनरथ, मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न जो है विसर्ग युक्त है। मैंने आपको विसर्ग और अनुस्वार के विषय में भी पढ़ाया है व्यंजन की वीडियो में। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर मेनली स्वर संधि के विषय में आज अध्ययन करते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो तथा दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर हो तो वहाँ स्वर संधि होता है। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है स्वर संधि कहलाता है। कैसे? आइए इसको हम लोग समझते हैं।
सूर्य धन अस्त। तो प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण देखिए य क्या है, स्वर है, और अस्त का आदि वर्ण जो अ है वो भी स्वर है। तो क्या बना इससे, सूर्यास्त। तो यहाँ पर स्वर संधि है। महाधन आत्मा, हा में भी अ है और आत्मा का भी आदि वर्ण आ है, तो स्वर के बाद स्वर ना, तो क्या बना, महात्मा। तो यहाँ पर हम कौन सी संधि कहेंगे, यहाँ पे स्वर संधि है। स्वर संधि के भी भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। हमारे एग्जाम में इन्हीं पांचों से ही क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो आप क्या बताएंगे, दीर्घ संधि है कि गुण, वृद्धि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो इसको समझने के लिए हम ट्रिक के द्वारा समझेंगे, तो ट्रिक से यह आसान हो जाता है, नहीं तो यह देखने में बहुत ही लेंदी लगता है। तो आइए ट्रिक समझते हैं हम लोग। दीर्घ संधि समान वर्ण, ठीक है, कैसे समान वर्ण आइए समझते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ की चर्चा मैंने आपको स्वर और व्यंजन में कर दिया है, तो मैं यहाँ पे नहीं उसे बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ब्रैकेट में मैंने लिखा ना समान वर्ण, तो यदि अ ई उ के बाद अ ई उ ही आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। ट्रिक मैंने यहाँ दिया, बड़ी मात्रा, ऊपर लाइन में लिखा है ना, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो जैसे अधन अ होगा तो क्या बन रहा है, आ बन रहा है, बड़ी मात्रा हो रही है ना। तो इसका ट्रिक है पहचानने का कि जब ह्रस्व दीर्घ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ मतलब कि समान वर्ण आएंगे, अ के बाद अ ही आएगा, अ के बाद ई या उ नहीं आएगा, और दोनों के योग से बड़ी मात्रा का उच्चारण हो तो वहाँ दीर्घ संधि होगा। जैसे वीर धन अंगना, वीरांगना हुआ, मद धन अनुस्वार, मतानुस्वार, देव धन अर्चन, देवार्चन, अस्त धन अचल, अस्ताचल हुआ। अब देखते हैं अधन आ होगा तो क्या बनेगा, बड़ी मात्रा मतलब आ बना। नव धन आगत, नवागत, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, हिम धन आलय, हिमालय। और अगर आ धन अ होगा तो क्या बनेगा, बड़ी मात्रा मतलब कि आ ही बनेगा। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, सीमा धन अंत, सीमांत। और यदि दोनों ही आ धन आ हो तो क्या बनेगा, तब भी आ ही बनेगा। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, महाधन आत्मा, महात्मा, विद्याधन आलय, विद्यालय। आपने यहाँ पे देखा ना कि समान वर्ड ही आ रहे हैं, अ के बाद आ ही आएगा और अ ही आएगा, ई या ऊ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ई और ऊ के भी हम देखते हैं। ई धन ई मिलके क्या बनेगा, ई बनेगा। जैसे अति धन ईव से बनेगा अतीव, कवि धन इंद्र से बनेगा कविंद्र, मुनि धन इंद्र से बनेगा मुनिंद्र। ई धन ई से क्या बनेगा, बड़ी मात्रा वाला आएगा ना, मैंने ऊपर बताया, तो ई हुआ। गिरी धन ई से बनेगा गिरीश, परिधन इच्छा से बनेगा परीक्षा। ई धन ई जब होगा तब बड़ी मात्रा वाला ई बनेगा, तो क्या होगा, योगी धन इंद्र योगींद्र, मही धन इंद्र महेंद्र। और जब बड़ी मात्रा वाले ई धन ई होगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा। जानकी धन ईश जानकीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर। इसी प्रकार ऊ का भी देखिए समान वर्ड होंगे। ऊ धन ऊ से बनेगा उ मतलब भानु धन उदय, भानुदय। देखिए यहाँ न में बड़ा ऊ है ना, ऊ धन ऊ से क्या बनेगा, ऊ बनेगा। तो लघु धन उर्मी, लघुर्मी। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो वधु धन उर्मी से क्या बना, वधुर्मी। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बड़ा ही बनेगा दोनों के योग से, छोटा नहीं बन रहा। देखिए ई धन ई मिलके भी तो बड़ा ई ही बना, ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों योग करके बड़ा ऊ ही बना रहे हैं ना, मतलब कि समान वर्ण आपस में मिलेंगे और बड़ी मात्रा का उच्चारण आएगा। जैसे वधुधन उत्सव, वधुत्सव। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आप दीर्घ संधि समझ लिए होंगे अच्छे से। अब गुण संधि के विषय में समझते हैं हम लोग। यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। देखिए दीर्घ संधि में समान वर्ड थे, लेकिन अब यहाँ पे अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आएंगे। समान वर्ड अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और उनके मिलने से क्या बनेगा, ए, ओ और अर। आइए समझते हैं कैसे। अ धन ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। सत्य धन इंद्र, सत्येंद्र इसका उदाहरण है।
अधन बड़ी ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। परम धन ईश्वर, परमेश्वर। आधन ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। यथाधन इष्ट, यथेष्ट। यहाँ पर आप देखिए ना, बड़ी मात्रा का बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे छोटा ए ही बन रहा है ना। आधन ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। महाधन ईश, महेश। अधन उ से ओ बन गया। पर धन उपकार, परोपकार हो गया। अधन उ से क्या बना, ओ बना। जल धन उर्मी, जलोर्मी। यहाँ पे देखिए ना, बड़ी मात्रा नहीं है, ओ बन रहा है, और नहीं बन रहा है यहाँ पर। आधन उ से क्या बनेगा, ओ बनेगा। महाधन उत्सव, महोत्सव। आधन उ से क्या बनेगा, ओ बनेगा। महाधन उर्मी, महोर्मी। अधन री से क्या बनेगा, अर बन जाएगा। देवधन ऋषि, देवर्षि हो गया। आधन री से अर, महाधन ऋषि, महर्षि। इसका ट्रिक है, मैंने भी आपको ऊपर बताया ना कि देखिए ओ बन रहा है, और नहीं बन रहा है, छोटा ए बन रहा है, बड़ा ए नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मात्रा का बोध होगा। दीर्घ संधि में क्या थे, बड़ी मात्रा का बोध करा रहे थे, मतलब कि समान वर्ण मिल के बड़ी मात्रा हो जा रहे थे। और गुण संधि में एक मात्रा का बोध होगा। अब यड़ संधि के विषय में हम पढ़ते हैं। यदि ई या ई, उ या उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा री का र हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये अब समझते हैं इसे हम। ई धन अ क्या बना, य बन गया। इसका उदाहरण है यदि धन अपि, यद्यपि हो गया। ई धन आ क्या बना, या। अति धन आचार, अत्याचार। ई धन उ से क्या बना, यू बना। ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त हो गया। ई धन उ से क्या बना, यू बना। वी धन उ, व्यू हो गया। ई धन ए से क्या बना, ये बना। प्रतिधन एक, प्रत्येक। ई धन आ के योग से या बना। सखी धन आगमन, सख्यागमन हो गया। ई धन ए से यह बना। नदी धन ऐश्वर से नद्यैश्वर हो गया। ऊ धन अ से क्या बना, व बना। सुधन अच से स्वच्छ हो गया। ऊ धन आ के योग से क्या बना, वा बना। तो क्या उदाहरण हुआ इसका, सुधन आगत, स्वागत हो गया। ऊ धन ई से क्या बनेगा, वी बना। अनुधन इत, अन्वित हो गया। ऊ धन ए से क्या बनेगा, वे बनेगा। तो अनुधन एषण से अन्वेषण बनेगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदाहरण देने की कोशिश की है। मैं ये चाहती हूँ कि जो जो इम्पॉर्टेंट उदाहरण मुझे लगे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उम्मीद करती हूँ इसी में से ही कोई एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ जाए। रीधन अ से क्या बनेगा, र। तो पितृधन अनुमति से क्या बना, पितृनुमति। रीधन आ से क्या बना, रा। मातृधन आज्ञा से क्या बना, मात्राज्ञा। रीधन ई से क्या बना, री। मातृधन इच्छा से मातृच्छा हो गया। अब इसका ट्रिक हम समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ना, ये देखने में कितना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि कैसे कैसे होता जा रहा है। अब ट्रिक के सहारे देखिए तुरंत ही कैसे ये ईजी हो जाता है। यदि किसी पद में य व र के पूर्व कोई आधा वर्ण हो अथवा किसी पद के मध्य में त्र आए तो वहाँ प्रायः यड़ संधि होती है। कैसे, देखिए आपका अनुधन एषण है ना, तो अन्वेषण हुआ, तो वह के पहले आधा वर्ण आया ना। पितृधन अनुमति, पितृनुमति हुआ ना, त्र आया। अब सबको अब एक बार फिर से देखिए। यद्यपि, अत्याचार, य के पहले आधा त आया। उपर्युक्त, उड़ंतुआ र हो गया, य के पहले आधा फ आ गया है। प्रत्येक में भी य के पहले आधा त है। सख्यागमन में भी य के पहले देखिए आधा वर्ण है, आधा ख है। नद्यैश्वर, नद्यैश्वर में भी य के पहले आधा द है। स्वच्छ में भी देखिए व के पहले आधा स है। इसी प्रकार स्वागत भी है, अन्वित भी है, अन्वेषण है, पितृनुमति भी है, मात्राज्ञा भी है, मातृच्छा भी है। तो आप अब समझ गए होंगे ना कि कैसे हुआ। तो आप एग्जाम में इसे देख के तुरंत समझ सकते हैं कि ये यड़ संधि है, क्योंकि इसमें आधे वर्ण आते हैं। वृद्धि संधि, गुण में मैंने आपको बताया ना कि एक मात्रा का बोध, अब वृद्धि में क्या होगा, दो मात्रा का बोध यहाँ पर होगा। इसे पहचानने की ट्रिक है कि यहाँ दो मात्रा का बोध हो। देखिए कैसे होता है। अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है।
कैसे हो जाता है ये समझते हैं। अ धन ए से क्या बनेगा, ए हुआ, एक धन एक, एक एक। क पे दो मात्रा आई ना, एक केक नहीं है, एक कैक है। इसको पहचानने का तरीका यही है कि यहाँ देखिए दो मात्रा आई। अ धन ए से क्या होगा, ए होगा। मत धन एक, मतैक्य। आ धन ए से ए हुआ, सदा धन एव, सदैव। दोस्तों जैसे मैं आपको दीर्घ संधि पढ़ाया तो दीर्घ संधि में समान वर्ण थे। फिर गुण संधि मैंने पढ़ाया, गुण संधि में देखिए ना अ धन ए मिलके छोटा ए ही बना रहा था, वहाँ पर बड़ा ए नहीं बन रहा था और वहाँ पर एक मात्रा का बोध होता, लेकिन यहाँ पर बड़ा ए बनेगा और दो मात्रा का बोध हो रहा है यहाँ पे। और यड़ का तो मैंने आपको बताया कि आधा वर्ण और त्र आएगा, तो उससे आप यड़ समझ सकते हैं। आइए अब एक और देखते हैं। आधन ऐ से क्या बना, ए, सदा धन एव, सदैव। आधन ऐ से ए बना, महाधन ऐश्वर, महेश्वर। अधन ओ से औ बना, वन धन औषधि, वनौषधि हो गया। अधन औ से औ हो गया, परम धन औदार्य, परमोदार्य हो गया। देखिए ना बीच में सभी के दो मात्राएं आ रही हैं। आधन ओ से औ हो गया तो क्या बनेगा इसका उदाहरण, महाधन ओज, महोज। आधन औ से क्या बना, औ बना, महाधन औषध, महौषध हो गया। देखिए इसकी ट्रिक है ना, दो मात्रा। अब हम पढ़ते हैं अयाधि संधि, ये लास्ट है। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, ए धन अ क्या बना, अय बना। ने धन अन, नयन। देखिए नयन बोल रहे हैं ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन होगा। तो ने में ए है, अन में अ का है उच्चारण, और दोनों मिलके क्या बना रहे, नयन। तो अय का हो रहा है आपको ना बोलने से उच्चारण, देखिए नयन में अय आ रहा है। ए धन अ से बना आय, इसका उदाहरण हो गया नय धन अक, नायक। देखिए नायक में आय आ रहा है ना। ए धन ई से बना आई, तो नय धन इका से हो गया नायिका। ओ धन अ से बनेगा अव, इसका उदाहरण होगा भो धन अन, मतलब कि भवन बना। ओ धन ई से बना अवि, इसका उदाहरण हो गया पो धन इत्र। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पवित्र। अगर एग्जाम में पूछेगा कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या है, तो पवधन इत्र नहीं करेंगे, पोधन इत्र करेंगे आप वहाँ पे उसका संधि विच्छेद। ओधन ई से क्या बनेगा, अवि। तो गोधन ईश से क्या बना, गवीश। औधन अ से क्या बनेगा, आव हो जाएगा। पौधन अन क्या बना, पावन, मतलब पावन का संधि विच्छेद है पौधन अन। ठीक है। औधन ई से क्या बनेगा, आवी। तो नौधन इक से क्या बना, नाविक। औधन ऊ से क्या बनेगा, आवु। तो भौधन उक से क्या बना, भावुक। यहाँ भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भौधन उक, भाधन उक नहीं लगाएंगे। ठीक है, भौधन उक। तो आप इसके उच्चारण से ही समझ सकते हैं कि ये अयादि संधि, भावुक आवु आ रहा है, नाविक में आवी आ रहा है, पावन में आव आ रहा है, गवीश में देखिए अवि, इसी तरह भवन में अव आई। तो क्या इसका वो परिभाषा था, यदि ए ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं अय, आय, अव, आव जहाँ भी आएंगे तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। तो फ्रेंड्स आज स्वर संधि यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू।